सो हे भाई लोग, वेलकम बैक टू माई न्यू वीडियो। अगर आपने इसके पहले वाले एपिसोड्स को नहीं देखा तो जाकर पहले उसको देख लेना, फिर इस वाले एपिसोड को कंटिन्यू करना। तो हमने पिछले वाले एपिसोड में देखा था जो हमारा यूएन है उसके पास जो एग है वो अपना अपेयरेंस शो कर दिया है। ये देखने के बाद जो सूरी रहती है वो हमारे यूएन से पूछती है कि क्या ये जो मॉन्स्टर है वो तुम्हारी स्किल का पार्ट है। इसे सुनने के बाद जो हमारा यूएन रहता है वो थोड़ा घबराते हुए कहता है कि सूरी जरा सुनो, मैं सही में ये तो नहीं कह सकता कि ये जो मॉन्स्टर है वो मेरी स्किल का पार्ट है, पर मैं ये बोल सकता हूँ ये मेरी स्किल से कुछ सिमिलर है। इसे सुनने के बाद सूरी कहती है कि आखिर में तुम क्या बोलना चाहते हो यूएन, तुम जो बोलना चाहते हो उसे सीधा सीधा बोलो। इस बात को सुनने के बाद जो हमारा यूएन रहता है वो सूरी को कहता है कि अगर मैं एकदम सच्ची सच्ची बोलूँ तो मेरे को भी नहीं पता ये जो चीज़ है आखिर मैं उसे क्या बोलूँ। हाँ, ये मेरे को बिलोंग करता है, बट ये ना ही मेरी कोई स्किल का पार्ट है, बस ये एक रिवॉर्ड के रूप में है। इसे सुनने के बाद जो सूरी रहती है वो कुछ नहीं कहती, पर इसी के साथ हमें उस एग को दिखाया जाता है जो हम यूएन को देखने लगता है। जिसे देख करके जो यूएन रहता है वो एग को कहता है कि क्या तुम अब फुल हो चुके हो। यूएन कैसे बोलते ही यूएन के पास दो नोटिफिकेशन आ जाते हैं। पहला नोटिफिकेशन में बताया जाता है कि जो एग है वो आपकी बातों को सुनने के बाद जो अपना सिर है उसको हिला रहा है। एंड जो सेकेंड नोटिफिकेशन है उसमें बताया जाता है कि अब जो एग है वो कुछ गाना गा रहा है। जिसे सुनने के बाद जो यूएन रहता है वो थोड़ा हैरान होते हुए कहता है कि ज़रा देखो ये देखने में कितना ज़्यादा डेंजरस है, बट जो इसका बिहेवियर है वो एकदम बच्चे की तरह है। मेरे को समझ नहीं आ रहा ये एग आखिर में है क्या। यूएन जैसे ही ये बात को बोलता है उसके पास एक और नोटिफिकेशन आ जाता है जिसमें उसे बताया जाता है कि जो एग है वो अब स्लीप में जा चुका है। इसे देखने के बाद जो यूएन रहता है वो थोड़ा हैरान हो जाता है। एंड देन फिर कहता है कि ज़रा देखो ये जो एग है वो सडनली अपेयर हो गया एंड जो मॉन्स्टर था उसको खा लिया एंड देन फिर सडनली डिसअपेयर हो गया। ये बोलने के बाद जो यूएन रहता है वो एग का स्टेटस विंडो देखने लग जाता है, जहाँ पर कुछ देखने के बाद जो यूएन रहता है वो मन में सोचने लगता है कि ज़रा देखो जो इसका हैचिंग रेट है वो अब बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है। यूएन कैसे बोलते ही हमें उस एग का डिस्क्रिप्शन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो एग है उसका हैचिंग रेट अब 13.58% हो चुका है। जिसे देखने के बाद जो यूएन रहता है वो कुछ नहीं बोल रहा होता है, बट इसी बीच हमें सूर्य का आवाज़ सुनाई देता है जो यूएन के पीछे खड़ी होती है एंड सामने चलते हुए कहते हैं कि क्या तुम्हें इन सब चीज़ के बारे में पता है, क्या कि यहाँ पास क्या हुआ। ये सुनने के बाद जो हमारा यूएन रहता है वो सूर्य को रिप्लाई देते हुए कहता है कि हाँ मेरे को थोड़ा सा ही पता है। जिसे सुनने के बाद जो सूर्य रहती है वो हमारी यूएन को तो कुछ नहीं कहती, बट मन में सोचने लगती है कि मैंने इस बारे में पहले ही सोचा था कि जो यूएन है वो सेकंड सन वुकोंग बन सकता है, बट अभी जो इसके पास पावर है उसे देखने के बाद मैं ये बोल सकती हूँ कि जो यूएन है वो सन वुकोंग के भी लेवल को डिफीट कर देगा एंड जो ओलंपस है उससे भी बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाएगा। ये सब बातें सोचने के बाद सूरी हमारी यूएन की तरफ हाथ आगे बढ़ा देती हैं एंड देन यूएन से कहते हैं कि तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास बहुत सारे सीक्रेट्स हैं, तो तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे इन सीक्रेट्स के बारे में किसी को नहीं बताऊंगी और यहाँ पास मैं तुमसे अब कोई सभी क्वेश्चन नहीं पूछूंगी। ये बोलने के बाद जो सूरी रहती है वो थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती हैं एंड देन फिर अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहते हैं कि आई होप, मुझे उम्मीद है कि मैं आगे जा कर के ये न्यूज़ सुनूंगी कि जो यूएन है उसने एक बहुत ज़्यादा हाई प्लेस हासिल किया है। ये सारी बातें सुनने के बाद जो हमारा यूएन रहता है वो मन में सोचने लगता है कि सही में ये जो सूरी है वो अभी भी वैसी ही है जैसी मेरी पास्ट लाइफ में थी। जब भी ट्रायल ख़त्म होता है जो सूरी है वो हमेशा ही इस तरीके से गुड बाय बोलती है एंड इसका जो ये तरीका है वो मेरे को लिटरली बहुत ज़्यादा पसंद आता है। एंड जो सूरी है वो सही में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड एक स्ट्रॉन्ग वॉरियर है। ये बोलने के बाद जो यूएन रहता है वो अपनी पास्ट बात को थोड़ा याद करता है एंड देन जो सूरी रहती है उसके साथ हाथ मिला लेता है एंड कहता है कि नाइस टू मीट यू एंड मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि हम आगे जा कर के भी मिलेंगे। ऐसा बोलने के बाद हमें वहाँ पर की रैंकिंग दिखाया जाता है, जहाँ पर जो सन वुकोंग रहता है वो सेकंड रैंक में आ जाता है एंड जो यूएन रहता है वो फर्स्ट रैंक में आ जाता है। इसी के साथ ये जो सीन है वो यहीं पर कट जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें बहुत सारे बंदों को दिखाया जाता है जो आपस में बात करते हुए कह रहे होते हैं कि क्या तुमने ये सुना कि जो फर्स्ट रैंक पिछले 1000 सालों में चेंज नहीं हुआ था वो आज जाकर चेंज हो चुका है। इसे सुनने के बाद एक बंदा कहता है कि हाँ मैंने भी ये सुना, मेरे को एक बंदे ने बताया था कि जो फर्स्ट रैंक है वो आज जाकर चेंज हो चुका है एंड मेरे को उस बंदे ने ये भी बताया था कि जिस बंदे ने ये जो रैंक है उसको चेंज किया है वो ट्यूटोरियल के अंदर फर्स्ट भी आया था। ये सुनने के बाद जो सारे बंदे रहते हैं वो थोड़ा हैरान हो जाते हैं एंड देन फिर वो बंदा अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहता है कि मेरे ख्याल से जिस बंदे ने फर्स्ट प्लेस हासिल किया है वो बंदा सन वुकोंग के लेवल का तो होगा ही होगा। ये सुनने के बाद एक और बंदा उसी बीच में कहता है कि क्या वो प्योर ब्लडेड हो सकता है। इस बात को सुनने के बाद वहाँ पर एक बंदा रहता है जो उसके रिप्लाई में कहता है कि नहीं, ये जो बंदा है वो कोई प्योर ब्लडेड नहीं है एंड ये बंदा एक अर्थराम के प्लेस से आया है। मैंने इस प्लेस के बारे में आज तक कभी नहीं सुना,
आखिर में ये जो प्लेस है वो कहाँ होता है। जिसे सुनने के बाद सामने वाला बंदा कहता है कि तुम इन सारी बातों को छोड़ो, क्या तुम्हें ये पता है ये जो बंदा है उसने फर्स्ट प्लेस हासिल किया था ट्यूटोरियल के दौरान, एंड मेरे ख्याल से ये बहुत जल्दी ही रैंकर बन जाएगा। इसको रैंकर बनने में सिर्फ कुछ साल ही लगेंगे। इस बंदे के ऐसा कहने के बाद ही ये जो सीन है वो यहीं पर कट जाता है। नेक्स्ट सीन में हम कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं, जहाँ बस हम 9th फ्लोर के लैब्रिंथ को देख पाते हैं। हमें दिखाया जाता है वो जो प्लेस है वो अचानक से टूटने लगता है। हम फिर वापस हमारे युवान को देखते हैं जो अपना आइडेंटिफिकेशन स्किल यूज़ कर रहा होता है, एंड जो मिडनाइट स्वॉर्ड है उसको यूज़ कर रहा होता है। वो कुछ चीज़ को मार देता है, एंड देन उसके पास एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें उसे बताया जाता है कि आपने जो 9th फ्लोर है उसे आप क्लियर कर लिया है, इसी वजह से आपके लिए एक न्यू रास्ता ओपन हो रहा है। इस नोटिफिकेशन को देखने के बाद जो हमारा युवान रहता है वो हमें बताने लगता है कि ये जो लैब्रिंथ है 11th फ्लोर का, उसके अंदर जब आप इसको क्लियर कर देते हो तो आपको बहुत सारे रास्ते मिलते हैं। एंड हाँ, इन रास्तों में बहुत सारा चैलेंजेस है, पर इसमें मुझे कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा इसका जो रिवार्ड है वो इतना ज़्यादा बढ़िया होगा। ये बोलने के बाद जो युवान रहता है वो अपने मन में थोड़ा और बातें करने लगता है, एंड दे कहता है कि चलो ये समय आ गया है कि मैं वो जो पर्सन है उससे मिलूँ। उसके ऐसे कहने के साथ ही ये जो सीन है वो यहीं पर कट रहता है। नेक्स्ट सीन में हम वेलकैरो को देखते हैं जो किसी को देख करके कुछ नहीं बोलता। हमें उसके सामने हमारे युवान को दिखाया जाता है जो लिटरली बहुत ज़्यादा चार्मिंग स्माइल कर रहा होता है। फिर वो स्माइल करते करते वेलकैरो से कहता है कि देखो बूढ़े आदमी, हमें यहाँ पास 1 महीने हो गए। इसे सुनने के बाद जो वेलकैरो रहता है वो शुरुआत में कुछ नहीं कहता, एंड देन फिर जो युवान रहता है वो अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि मैं यहाँ पर आखिर में तुम्हारे पास आ गया, क्या तुम इस बात को जान करके खुश नहीं हो। ये बोल करके वो फिर से स्माइल करने लगता है। युवान की इस स्माइल को देखने के बाद जो वेलकैरो रहता है वो थोड़ा गुस्सा हो जाता है, एंड युवान को देख कर कहता है कि ओह, आखिर मैं तुम्हें देख कर के खुश क्यों हूँ, आखिर में तुम इतने ज़्यादा सेमलेस हो और बहुत बड़े बास्टर्ड हो, एंड ज़रा थोड़ा देर रुको, मेरा जो काम है वो ख़त्म होने ही वाला है। इसे सुनने के बाद जो युवान रहता है वो ओके कह देता है, एंड देन फिर हमें वेलकैरो को दिखाया जाता है जो कुछ चीज़ बना रहा होता है, एंड उसके शरीर से बहुत ज़्यादा पसीना निकल रहा होता है। एंड देन फिर वो हमारे युवान की तरफ देखने लगता है, एंड थोड़ा कुछ मन में सोचने लगता है। फिर युवान से कहता है कि क्या तुम्हें यहाँ पर गर्मी महसूस नहीं हो रही। इसे सुनने के बाद जो युवान रहता है वो कह देता है कि हाँ, मेरे को तो गर्मी महसूस हो रही है। जिसे सुन करके जो वेलकैरो रहता है वो अपने मन में सोचने लगता है कि जरा देखो ये जो वर्कशॉप है वो बहुत ज़्यादा हॉट है, बट युवान के चेहरे में ज़रा सा भी पसीना दिखाई नहीं दे रहा है। सीरियसली जिसका फायर रेजिस्टेंस है वो कितना होगा मैं ये सोच भी नहीं सकता। वो ऐसा बोल करके हमारे युवान को देखने लगता है, एंड देन फिर युवान से कहता है कि बाय द वे तुम्हें 9th फ्लोर को क्लियर करने में आखिर में 10 डेज़ क्यों लगे। जिसके जवाब में युवान कह देता है कि तुम में से इतना लंबा क्वेश्चन मत पूछो, मेरे को अभी इन सबको बताने का मन नहीं है। जिसे सुनने के बाद जो वेलकैरो रहता है वो थोड़ा गुस्सा हो जाता है, एंड देन कहता है कि तुम ना बहुत ज़्यादा सीमलेस हो, अगर तुम्हें मुझसे कुछ चीज़ चाहिए तो तुम मेरे से थोड़ा सा अच्छे से तो बात ही कर सकते हो। ये सुनने के बाद जो युवान रहता है वो फिर से स्माइल करने लगता है, एंड देन कहता है कि अगर मैं सही बोलूँ तो मैं 9th फ्लोर को बहुत जल्दी क्लियर कर लेता, बट मेरे को वहाँ पर कुछ काम था इसलिए मैं वहाँ पर रुका था, एंड एग्जैक्टली वो काम ये था कि मेरे को कुछ नए रास्ते बनाने थे 9th फ्लोर को क्लियर करने को। इसे सुनने के बाद जो हमारा वेलकैरो रहता है वो हमारे युवान को देख करके मन में सोचने लगता है कि ज़रा देखो ये जो बंदा है वो लिटरली रिवॉर्ड के पीछे पागल है, इसे हर काम के लिए रिवॉर्ड चाहिए। ये सोचने के बाद वो हमारे युवान से कहता है कि मेरे को पता है तुम बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं हो, तुम बहुत ज़्यादा लालची हो, एंड जो रिवॉर्ड है उसके लिए तुम कुछ भी कर सकते हो, और मेरे को तो अब रियली जानना है कि आखिर में तुमने ये जो ट्रायल है उसे क्लियर कैसे किया। इसे सुनने के बाद जो हमारा युवान रहता है वो कह देता है कि मैं जब अपना नेक्स्ट ट्रायल कंप्लीट करके आऊँगा तब मैं इसके बारे में तुमको बता दूंगा। ये सुनने के बाद जो वेलकैरो रहता है वो अपना सिर उधर घुमा लेता है, एंड एक स्वॉर्ड को देखने लगता है और कहता है कि तो आखिर में ये जो स्वॉर्ड है वो तुम्हें नेक्स्ट ट्रायल के लिए चाहिए, आखिर में तुम नेक्स्ट ट्रायल के अंदर करना क्या चाहते हो। एंड हाँ, अगर मैं सही बोलूँ तो मैं इस तरह का वेपन पहली बार बना रहा हूँ। वेलकैरो की इन सारी बातों को सुनने के बाद युवान कहता है कि सही में ये जो स्वॉर्ड है वो माना का बहुत अच्छा सोर्स है, इसके अंदर जो माना है वो बहुत अच्छे तरीके से फ्लो हो सकता है। उसका ऐसा कहने के साथ ही हमें उस स्वॉर्ड के बारे में बताया जाता है जिसका भी नाम रहता है नेमलेस स्वॉर्ड, एंड इस स्वॉर्ड को बहुत सारे मटेरियल्स को यूज़ करके बनाया गया है, एंड इसके अंदर जो माना कंडक्टिविटी है वो लिटरली बहुत ज़्यादा टेरिबल है, मतलब बहुत ज़्यादा डरावनी है, एंड इस स्वॉर्ड को बहुत अच्छे तरीके से फोर्स किया गया है। इन सब नोटिफिकेशन को पढ़ने के बाद जो हमारा युवान रहता है वो कहता है कि सही में इसकी जो माना कंडक्टिविटी है वो लिटरली बहुत ज़्यादा टेरिबल है। इसे सुन करके जो वेलकैरो रहता है वो कहता है कि टेरिबल माना कंडक्टिविटी मतलब इसका जो माना रेजिस्टेंस है वो भी बहुत ज़्यादा हाई होता है। सो इसी वजह से मैंने जो मटेरियल को यूज़ करके इस स्वॉर्ड को बनाया है उसका यूज़ बेसिकली आर्मर्स बनाने के लिए होता है। इसे सुनने के बाद जो हमारा युवान रहता है वो स्वॉर्ड को पकड़ लेता है, एंड कहता है कि
मेरे ख्याल से इस वेपन ने तुमने टार, फियल, ऑब्सीडियन जैसे मेटल का यूज़ किया होगा। जिसे सुनने के बाद जो वेलकैरो रहता है वो कह देता है कि हाँ, मैंने इन्हीं सारे मेटल का यूज़ करके ये जो स्वॉर्ड है उसे बनाया है। ये सुनने के बाद जो हमारा यूआन रहता है वो उसको थैंक यू बोलता है। एंड उसके बाद जो हमारा यूआन रहता है वो अपने एक स्किल ऑन कर लेता है जिसका नाम रहता है मैजिक स्वॉर्ड। एंड देन वो अपनी पावर को उस स्वॉर्ड के अंदर डालने लगता है। वो जैसे ही उस स्वॉर्ड के अंदर अपनी पावर डालता है उसके पास एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें उसे बताया जाता है कि जो आपकी मैजिक स्वॉर्ड एबिलिटी है वो यहाँ पर एक्टिवेट होने में फेल हो गई, क्योंकि एक अननोन फोर्स आपकी माना को इस स्वॉर्ड के अंदर जाने से रोक रहा है। इसे देखने के बाद जो यूआन रहता है वो मन में कहता है कि ग्रेट, मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था ये उससे बहुत ज़्यादा बेटर है एंड मेरे को ये बहुत ज़्यादा पसंद आया। ये बोलने के बाद जो यूआन रहता है वो अपना स्वॉर्ड को अपनी इन्वेंट्री के अंदर डाल देता है। जिसे देख करके वेलकैरो कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा बढ़िया हो, तुम्हें मेरे को थैंक्स नहीं बोलना चाहिए, थैंक्स तो मुझे तुम्हें बोलना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी वजह से ही मेरे को इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा है, मेरे को न्यू चैलेंजेस मिल रहे हैं एंड नई नई चीज़ें बनाने का मौका मिल रहा है। आखिर में यहाँ पर तुम्हारे अलावा ऐसा कौन बंदा होगा जो ये सोचेगा कि जो आर्मर मटेरियल है उससे कोई वेपन बन सकता है। वेलकैरो इन सारी बातों को बोल ही रहा होता है कि उसी बीच जो यूआन रहता है वो उसकी बात को काट देता है एंड जो अपना हाथ रहता है उसके हाथ से टच कर लेता है। एंड उसके बाद हमें एक नोटिफिकेशन दिखाया जाता है जिसमें बताया जाता है कि आपने 10,000 एसगार्डियन बिल्स इसोफिटस ब्लैक स्मिथ को दिए हैं। इस नोटिफिकेशन के ख़त्म होते ही हमें वेलकैरो और हमारे यूआन को दिखाया जाता है। जो वेलकैरो रहता है वो लिटरली बहुत ज़्यादा शौक रहता है एंड कहता है कि आखिर में ये चीज़ है क्या। एंड उसके हाथ में बहुत सारे पैसे रहते हैं, जिसके जवाब में हमारा यूआन स्माइल करते हुए कहता है कि ये जो पैसे हैं उनको तुम प्लीज़ रख लो, नहीं तो मेरे को बहुत ज़्यादा बुरा फील होगा, क्योंकि मैं तुमसे हमेशा फ्री के आइटम ले जाता हूँ एंड ये जो चीज़ है वो बहुत ज़्यादा बुरा है। ये बोलने के बाद जो यूआन रहता है वो बहुत अच्छे से और स्माइल करने लगता है। एंड देन वेलकैरो को कहता है कि ओ बूढ़े आदमी, अब मैं जा रहा हूँ और मैं जल्दी ही वापस आ जाऊँगा। यूआन कैसे बोलते ही जो हमारा वेलकैरो रहता है वो थोड़ा शौक रहता है। इसी के साथ ये जो सीन है वो यहीं पर कट रहता है। हम नेक्स्ट सीन में हमारे यूआन को देखते हैं जो एक पोर्टल के सामने खड़ा रहता है एंड देन वो उस पोर्टल के अंदर जाने लगता है। पर उसी बीच हमारे यूआन के पास बहुत सारे नोटिफिकेशन आते हैं। पहले नोटिफिकेशन में बताया जाता है कि आपने जो 9 ट्रायल है अब उसको पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है, तो आखिर में आप नेक्स्ट ट्रायल में जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते। जिसके जवाब में जो हमारा यूआन है वो यस कर देता है एंड कहता है कि हाँ, मैं नेक्स्ट ट्रायल में जाना चाहता हूँ। वो जैसे ही ऐसा कहता है उसके पास एक और नोटिफिकेशन आता है जिसमें उसे पूछा जाता है कि आप आखिर में 10th फ्लोर के कौन सी लोकेशन पर जाना चाहते हैं, प्लीज़ अपना जो डेस्टिनेशन है उसको सिलेक्ट कीजिए। इस नोटिफिकेशन को देखने के बाद यूआन कह देता है कि मैं 10th फ्लोर के मरीम रियल्म के अंदर जाना चाहता हूँ। ये बोलने के बाद यूआन उस टेलीपोर्टेशन डिवाइस के अंदर चला जाता है। जैसे ही उसके अंदर जाता है उसके पास और भी बहुत सारे नोटिफिकेशन आने लगते हैं। पहले नोटिफिकेशन में उसे बताया जाता है जो आपको क्वालिफिकेशन है वो कंफर्म हो चुका है एंड आप जो 10th फ्लोर है अब उसके अंदर जा सकते हो। एंड उसके बाद उसके पास एक और नोटिफिकेशन आता है जिसमें उसे बताया जाता है कि आप 10th फ्लोर के अंदर टेलीपोर्ट हो रहे हो। एंड जो थर्ड नोटिफिकेशन है उसमें हमारे यूआन को बताया जाता है कि आप मरीम रियल्म के अंदर आ चुके हैं एंड आपका इसके अंदर बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है। उस नोटिफिकेशन के ख़त्म होते ही हमें मरीम रियल्म को दिखाया जाता है जहाँ पास लिटरली बहुत सारे बंदे रहते हैं। एंड इसके बाद हमें इस जगह के बारे में बताया जाता है। ये जो जगह है उसका नाम है वुहान ऑफ एबिया एंड ये 10th फ्लोर का एक स्टार्टिंग पॉइंट है। एंड ये जो 10th फ्लोर है वो एक कॉन्टिनेंट है जो पूरी तरीके से ओशन में घिरा हुआ है। एंड जो मरीम रियल्म है ये एक ऐसा जगह है जहाँ पास आप अपनी एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी को बिल्ड कर सकते हो। और इसी के साथ साथ जो मरीम रियल्म है वो किसी दूसरे फ्लोर की तरह नहीं है। जो 10th फ्लोर है वो एकदम ही अलग है। जब आप इसमें एंटर करोगे तब इसका जो ट्रायल है वो तुरंत ही स्टार्ट हो जाएगा। इन नोटिफिकेशन के ख़त्म होते ही हमें कुछ बंदों को दिखाया जाता है जिसमें से पहला वाला बंदा कह रहा होता है कि हम अपने कल्ट के लिए कुछ पीपल को रिक्रूट कर रहे हैं, क्या आप ड्रैगन स्वॉर्ड मटेरियल आर्ट स्कूल को ज्वाइन करना चाहते हैं। एंड अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हम आपका बहुत अच्छे से स्वागत करेंगे। उसके ऐसा बोलते ही हमें दूसरे बंदे को दिखाया जाता है। दूसरा बंदा कहता है कि द हाउस ऑफ जेंटलमैन स्वॉर्ड अपनी टीम के लिए कुछ प्लेयर को रिक्रूट कर रहा है, क्या आप उसमें ज्वाइन होना चाहते हैं। ये बंदा जैसे ही ऐसा बोलता है हमें एक और बंदे का आवाज़ सुनाई देता है जो कह रहा होता है कि जो हेवनली स्टील मटेरियल आर्ट स्कूल है वो भी अपने लिए ट्रेनर्स को रिक्रूट कर रहा है, क्या आप उसमें ज्वाइन होना चाहते हैं। इस बंदे के ऐसा बोलने के बाद ही हमें एक नोटिफिकेशन दिखाया जाता है जिसमें बताया जाता है कि जो 10th फ्लोर का ट्रायल है वो अब स्टार्ट हो चुका है। इस नोटिफिकेशन की ख़त्म होती ही 2 और नोटिफिकेशन आ जाते हैं। पहले वाले नोटिफिकेशन में बताया जाता है कि आप अपने लिए जल्द से जल्द एक मार्शल आर्ट स्कूल सेलेक्ट कर लीजिए। एंड देन सेकंड नोटिफिकेशन में बताया जाता है कि आप जो भी मार्शल आर्ट स्कूल सेलेक्ट करेंगे आपको उसमें पास होना पड़ेगा। इस नोटिफिकेशन की ख़त्म होते ही हमें फिर से वहाँ पास बहुत सारे बंदों को दिखाया जाता है जिनके पास कुछ कुछ बंदे आकर बोल रहे होते हैं कि तुम हमें ज्वाइन करो, तुम हमें ज्वाइन करो, तुम हमें ज्वाइन करो। हमें उसी बीच हमारे यूआन का आवाज़ सुनाई देता है जो बोल रहा होता है कि जरा देखो जितने भी सारे स्कूल्स हैं वो यहाँ पास आ चुके हैं अपने मार्शल आर्ट स्कूल के अंदर प्लेयर्स को रिक्रूट करने के लिए।
हमारा युवान ये सब बोल ही रहा होता है कि उसी बीच उसे पीछे से एक बंदा चिल्ला कर कहता है कि हे यंग मैन, क्या तुम यहाँ पास फर्स्ट टाइम आए हो इस रेल के अंदर। इसे सुनने के बाद जो हमारा युवान है वो थोड़ा पीछे देखता है तो उसके पीछे में हमें एक बंदे को दिखा जाता है जो हमारा युवान को देख कर कहता है कि अगर मैं तुम्हारे आउटफिट को देख करके तुम्हें जज करूँ तो सही में तुम मेरे को बहुत ज़्यादा स्किलफुल लग रहे हो, क्या तुम एक स्वॉर्ड यूज़ करते हो। इस बंदे के ऐसा कहने के बाद जो युवान रहता है वो उसकी बातों को पूरी तरीके से इग्नोर कर देता है। फिर वो बंदा अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है कि ओह ये कितना अच्छा बात है, देखो तुम यहाँ पर स्वॉर्ड यूज़ करते हो और ये बहुत ज़्यादा किस्मत की बात है कि हम यहाँ पास मिल गए हैं। तो क्या तुम जो हमारा मार्शल आर्ट स्कूल है उसको ज्वाइन करोगे, ये पूरी तरीके से स्वॉर्ड से रिलेटेड है। जैसे ही ये बंदा इन सारी बातों को बोलता है जो वहाँ युवान रहता है वो इन सारी बातों को इग्नोर कर देता है। जिसे देखने के बाद वो बंदा अपने स्वॉर्ड स्कूल के बारे में बताने लगता है एंड कहता है कि जो हमारा स्वॉर्ड मार्शल स्कूल है वो लिटरली बहुत ज़्यादा ओल्डर है, मतलब ये जो टावर है उससे भी जो हमारा स्वॉर्ड स्कूल है वो बहुत ज़्यादा ओल्डर है। तो बहुत सारे लोग हमारे स्वॉर्ड स्कूल को ज्वाइन करने के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, बट हम अपने स्वॉर्ड स्कूल में बस टैलेंटेड पीपल को ही लेते हैं। तो क्या तुम जो हमारा मार्शल आर्ट स्कूल है उसे ज्वाइन करना चाहते हो। इस बंदे की इन बातों को सुनने के बाद जो युवान रहता है उसके रिप्लाई में कह देता है कि आई एम सॉरी, मेरे पास कुछ दूसरे प्लान है, मैं किसी दूसरे ग्रुप को ज्वाइन करना चाहता हूँ। इसे सुन करके वो बंदा थोड़ा गुस्सा हो जाता है एंड गुस्से में कहता है कि एक्सक्यूज़ मी, आगे तुमने अभी क्या कहा, क्या तुम जो हमारा स्वॉर्ड स्कूल है उसको इग्नोर कर रहे हो। जिसे सुन करके हमारा युवान रिप्लाई देता है कि मेरा ऐसा इंटेंशन नहीं है, पर हाँ तुम गलत भी नहीं हो, हाँ मैं तुम्हारे जो मार्शल आर्ट स्कूल है उसको यहाँ बस रिजेक्ट कर रहा हूँ। इस बात को सुनने के बाद वो बंदा बहुत ज़्यादा गुस्से में अपना जो स्वॉर्ड रहता है उसको निकाल लेता है एंड कहता है कि जरा देखो तुम एक यहाँ पास नए बंदे हो फिर भी तुम्हारे अंदर कितना ज़्यादा एटीट्यूड है, आज मैं तुम्हारा जो एटीट्यूड है उसको निकाल दूंगा। तुमने आखिर में जो हमारा स्वॉर्ड स्कूल है उसको बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट किया है। इस बात को सुन करके जो युवान रहता है वो मन में सोचने लगता है कि जरा देखो मेरे को यहाँ आए बस अभी कुछ ही समय हुए हैं एंड मैं यहाँ पर इतनी बड़ी मुसीबत में फंस चुका हूँ, और अगर मैंने इस बंदे के साथ अभी नया फ़ाइट किया तो यहाँ पर मेरे साथ कुछ ना कुछ बुरा हो सकता है। हमारा युवान ये सब सोच ही रहा होता है कि उसी बीच वो बंदा हमारे युवान को और चैलेंज देने लगता है। जिसे सुनने के बाद युवान कहता है कि क्या तुम्हें यहाँ पर डर नहीं लग रहा, अगर तुम यहाँ पर मेरे से फ़ाइट करोगे तो तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा पेनल्टी लगेगी एंड इससे तुम्हारे स्वॉर्ड स्कूल के इमेज पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। इन सारी बातों को सुनने के बाद जो सामने वाला बंदा रहता है वो कह देता है कि हाँ तुम यहाँ पर सही कह रहे हो, पर जो मरीम रेलम है उसके अंदर जो रूल है वो थोड़े अलग हैं। तो कोई भी अगर बंदा मेरे मार्शल आर्ट स्कूल के ऑनर पर इफेक्ट डालेगा तो मैं उसे यहाँ पर मार सकता हूँ। ये बोलने के बाद जो बंदा रहता है वहाँ युवान को बहुत ज़्यादा गुस्से में देखने लगता है एंड देन अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि अब ये बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, अब तुम इससे पीछे नहीं हट सकते, तुमने हमारे जो स्कूल है उसके ऑनर पर ठेस पहुँचाया है, अब तुम चाहे भीख भी मांग लो तब भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इस सब बातों को सुनने के बाद जो हमारा युवान रहता है वो कह देता है कि तुम मेरे यहाँ पास कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, और रही बात भीख मांगने की तो तुम हो जो मेरे सामने भीख मांगोगे। ये बात सुन करके वो बंदा रहता है वो थोड़ा सा पीछे हट जाता है एंड देन हमें फिर से हमारे युवान को दिखाया जाता है जो लिटरली बहुत ज़्यादा डेविल लुक देने लगता है। जिसे देख करके वो बंदा कहता है कि हाँ आखिर में इसकी आंखें ऐसी कैसी हो सकती है। फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा रेडिस और आने लगता है एंड देन जो युवान है वो अपने हाथ को आगे बढ़ा लेता है। फिर हमें दिखाया जाता है बहुत सारी खून की छींटें एंड बहुत ज़्यादा चिल्लाने का आवाज़ सुनाई देता है। नेक्स्ट सीन में हम बहुत सारे बंदों को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा शौक रहता है एंड आपस में बातें करने लगते हैं एंड कहते हैं कि जरा देखो ये तो स्वॉर्ड स्कूल का बंदा है, आखिर में इसकी ये हालत किसने की। इसे सुन करके एक और बंदा उसके रिप्लाई में कहता है कि इसकी ये जो हालत है उसको एक नए बंदे ने की है, ये सही में बहुत ज़्यादा एम्बेरसमेंट की बात है जो स्वॉर्ड स्कूल है उसके लिए। मैंने आज तक इस स्कूल को इतनी ज़्यादा बुरी हालत में कभी नहीं देखा। हमें उसी के बीच उस बंदे को दिखाया जाता है जो आपस घुटनों में बैठा रहता है, जिसे देख करके सारे बंदे रहते हैं उसके बारे में थोड़ा थोड़ा बुराई करने लगता है एंड देन वो जो बंदा रहता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में खड़ा हो जाता है एंड कहता है कि जल्दी यहाँ से हटो। ये बोल करके वो सारे बंदों को धक्का देता है एंड गुस्से में कहने लगता है कि वो जो बंदा था उसने यहाँ पर मेरे को बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेट किया एंड उसी की वजह से जो हमारा मार्शल आर्ट स्कूल है उसका ऑनर पूरी तरीके से टूट चुका है। बस मेरे को उस बंदे से एक बार और मिलना है एंड अगली बार अगर मैं उससे मिल गया तो मैं उसे जान से मार डालूंगा। इसी के साथ ये जो सीन है वो ये पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम युवान को देखते हैं जो जंगल में बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ दौड़ रहा होता है एंड देन वो कहता है कि मेरे को 10 डेज हो गए यहाँ पास आए हुए, और मैं जब से यहाँ पास आया हूँ तब से मैं दौड़ ही जा रहा हूँ क्योंकि 10th फ्लोर के अंदर कोई सा भी टेलीपोर्टेशन डिवाइस काम नहीं करता। तो इसीलिए अगर आपको यहाँ पास कहीं भी जाना है तो खुद से ही जाना पड़ेगा, इसीलिए मैं यहाँ पास दौड़ रहा हूँ और मैंने अभी तक टोटल 3.6 मिलियन स्टेप्स ले लिए हैं, फिर भी से मैं अभी तक उस जगह में नहीं पहुँचा हूँ और मुझे जल्द से जल्द उस जगह में पहुँचना है। ये सारी बातें बोलने के बाद जो युवान रहता है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ दौड़ने लग जाता है एंड देन हमें दिखा जाता है वो दौड़ते दौड़ते एक चोटी पे आ जाता है एंड वो जैसे ही वहाँ पास पहुँचता है वो कहता है कि तो फाइनली मैं जो हेवनली माउंटेन है वहाँ तक तो पहुँच गया, मेरे को जिस जगह पे जाना है इस माउंटेन के अंदर मेरे को वो जगह नहीं दिख रहा है। मेरे ख्याल से मैं जो अपना लोकेशन है उसे भूल गया हूँ और मैं इस माउंटेन के अंदर खो गया हूँ, मुझे जल्दी करना पड़ेगा एंड मेरे को जल्दी से उस प्लेस पे जाना पड़ेगा। युवान कैसे बोलते ही ये जो सीन है वहीं पर कट हो जाता है।
नेक्स्ट सीन में हमें थोड़े शाम का सीन दिखाया जाता है। हम यून को देख पाते हैं, जंगल में चलते चलते आगे बढ़ रहा होता है। वो आगे बढ़ ही रहा होता है कि वो बीच में रुक जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है जो यून है उसके पीछे बहुत सारी आँखें हैं। जिन सब चीज़ों को देखने के बाद जो यून रहता है वो कहता है कि यहाँ पर 20 पीपल के अराउंड है एंड इनमें से हर एक बंदा बहुत ज़्यादा स्किलफुल है। मैंने जैसा एक्सपेक्ट किया था हेवनली माउंटेन को, ये उससे भी बहुत ज़्यादा अच्छा है और बहुत ज़्यादा खतरनाक है। यूवन ये सारी बातें सोच ही रहा होता है कि उसी बीच उसे एक बंदे का आवाज़ सुनाई देता है जो उसे चिल्ला कर कहता है कि तुम हो कौन, और आखिर में मेरे को तो ये नहीं लग रहा कि तुम यहाँ पर खोकर आ चुके हो, तुम इस जगह पर जानबूझ के आए हो, है ना। ये सुनने के बाद यूवन हाँ बोल देता है एंड कहता है कि हाँ मैं इस जगह पर जानबूझ के आया हूँ और यहाँ पर तुम मेरे ऊपर अटैक करने का ट्राई मत करना क्योंकि मैं तुम्हारा यहाँ बस कोई एनिमी नहीं हूँ। यूवन का ऐसा बोलते ही वहाँ पर बहुत सारे बंदे आ जाते हैं जो हमारे यूवन को चारों तरफ से घेर लेते हैं एंड जिन्हें देखने के बाद हमारा यूवन अपने मन में कहता है कि फाइनली जो हेवनली डीमन कल्ट हैं उसके बंदे लोग यहाँ पास आ गए हैं। ये सारी बातें सोचने के बाद यूवन हमें हेवनली डिवाइन डीमन कल्ट के बारे में बताता है। ये जो कल्ट है वो मरीम लेन के अंदर एक सेक्टर है जो मरीम अलायंस के अपोजिट में काम करता है एंड इसकी एक खास बात है, ये जो सेक्टर है वो कभी भी हेवनली डिवाइन माउंटेन को नहीं छोड़ता एंड इसी के अंदर ही रहता है। ये सारी बातें यूवन जैसे ही सोच रहा होता है हमें उसी बीच एक बंदे को दिखाया जाता है जिसका नाम वैंग रहता है एंड ये बंदा हेवनली डीमन डिवाइन कल्ट का एक प्योर ब्लडेड वाला बंदा है। जैसे ही हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है उसे ये तुरंत बाद जो ये बंदा रहता है वो हमारे यूवन को देखने लगता है एंड कहता है कि मैं तुम्हें देख करके ये बोल सकता हूँ कि तुम्हारी जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा अजीब है एंड तुम कोई नॉर्मल बंदे नहीं हो। तुम क्या हमारे जो कल्ट है उसको ज्वाइन करना चाहते हो। इन सारी बातों को सुनने के बाद जो यूवन रहता है वो कुछ नहीं कहता एंड देन वो बंदा अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि अगर तुम हमारे कल्ट को ज्वाइन करना चाहते हो तो सबसे पहले तुम अपना नाम बताओ और तुम कौन से फ्लोर से आए हो इसको बताओ एंड देन उसके बाद हम तुम्हारी जो स्किल है उसका टेस्ट करेंगे एंड उसी के बाद ही तुम्हें अपने जो कल्ट है उसके अंदर ज्वाइन कराएंगे। इन सारी बातों को सुन करके यूवन कह देता है कि नहीं, मैं इसके अंदर ज्वाइन होने नहीं आया हूँ। इसे सुनने के बाद जो वैंग रहता है वो थोड़ा गुस्सा हो जाता है बट उसी बीच यूवन कहता है कि मेरा नाम किम यूवन है एंड मैं यहाँ बस तुम्हारा हेवनली डिवाइन डिवाइन कल्ट का ट्रायल को पास करने आया हूँ। यूवन जैसे ही इस बात को बोलता है उसी के बाद तुरंत उसके पास एक नोटिफिकेशन आ जाता है जिसमें उसे बताया जाता है कि जो हेवनली डीमन डिवाइन कल्ट का ट्रायल है वो अब यहाँ पर शुरू हो चुका है। एंड देन जैसे ही जो नोटिफिकेशन रहता है वो ख़त्म हो जाता है उसी समय हमें वैंग का आवाज़ सुनाई देता है जो कह रहा होता है कि यह बहुत सारा लंबा समय हो गया कि किसी बंदे ने जो हमारा ट्रायल है उसे चैलेंज करने का हिम्मत किया हो। ये बोलने के बाद वैंग थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है एंड देन कहता है कि तो अगर तुमने अब जो हमारा ट्रायल है उसको चैलेंज कर लिया है तो चलो मैं तुम्हें इसका रास्ता दिखाता हूँ, तुम मेरे पीछे पीछे आओ। ये सुनने के बाद जो यूवन रहता है वो उसके पीछे पीछे जाने लगता है। हमें दिखाया जाता है जो वैंग है और यूवन है वो कहीं पर चल करके जा रहे होते हैं बट उसी बीच वैंग हमारे यूवन से पूछता है कि क्या तुम्हें ये पता है कि जो प्लेयर हैं वो हमारे ट्रायल को अवॉइड क्यों करते हैं। इसके जवाब में यूवन कह देता है कि हाँ मेरे को पता है क्योंकि जो बाकी ट्रायल्स हैं वो बहुत ज़्यादा ईजी हैं पास करने के लिए बट जो तुम लोग का ट्रायल है वो बहुत ज़्यादा हार्ड है पास करने के लिए। इसे सुन करके जो वैंग रहता है वो कह देता है कि रॉन्ग, तुम यहाँ पर गलत हो क्योंकि इसकी जो प्रोबेबिलिटी है पास करने की वो इम्पॉसिबल है। मतलब आज तक किसी बंदे ने जो हमारा ट्रायल है उसको अच्छे से पास नहीं किया है एंड इसी वजह से कोई भी बंदा हमारे ट्रायल के अंदर आने का हिम्मत नहीं करता। जैसे ही वैंग इन सारी बातों को बोलता है हमें हमारे यूवन को दिखाया जाता है जो इन सारी बातों को सुन करके अपने मन में कहने लगता है कि हाँ ये जो बंदा है वो बिल्कुल सही बोल रहा है क्योंकि आज तक किसी ने भी इनका जो ट्रायल है उसको पास नहीं किया। मेरे को ये भी नहीं पता कि मैं इनके ट्रायल को कैसे पास करूँ। यूवन इन सारी बातों को सोच ही रहा होता है कि उसी बीच हमें वैंग का आवाज़ आता है जो हमारे यूवन से चिल्ला कर कहता है कि तो जब हमारा फर्स्ट ट्रायल है तुम वहाँ पास आ चुके हो, तुम्हें इस ट्रायल में अपना जो रास्ता है उसे खुद ढूंढना पड़ेगा, इसमें यहाँ पर तुम्हारा कोई मदद नहीं करेगा, क्या तुम इसके लिए रेडी हो। इस बात को सुनने के बाद जो यूवन रहता है वो हाँ कह देता है एंड सामने चलने लगता है। वो जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ता है उसके पास एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें उसे बताया जाता है कि आप एक बैरियर के अंदर एंटर कर रहे हो एंड देन जैसे उस बैरियर के अंदर एंटर कर जाता है उसके पास एक और नोटिफिकेशन आता है जिसमें उसे बताया जाता है कि आप इस बैरियर के इफेक्ट को रेजिस्ट नहीं कर सकते, आपकी जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ पास फेल हो चुकी है। एंड देन जैसे ही ये नोटिफिकेशन ख़त्म होता है हमारे यूएन के पास एक और नोटिफिकेशन आता है जिसमें उसे बताया जाता है कि आप एक हेल्यूसिनेशन के अंदर जा रहे हैं। इस नोटिफिकेशन के ख़त्म होने के बाद हमें फिर से वैंग का आवाज़ आता है जो हमारे यूएन से कहता है कि तो चलो अब जो हमारा विलेज है हम उसके अंदर जाने वाले हैं, तो तुम्हें इसके अंदर जाने का रास्ता अब खुद ढूंढना पड़ेगा, क्या तुम रेडी हो इस रास्ते को ढूंढने के लिए। वो ये बोलने के बाद वहाँ पर से चला जाता है एंड देन हमें फिर हमारे यूएन को दिखाया जाता है जो जंगल में भटक रहा होता है। वो वहाँ पर अपना जो सीनरी साई है उसको एक्टिवेट कर लेता है एंड कहता है कि मैंने यहाँ पर टोटल 10 रास्ते देख रखे हैं पर आखिर में मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं इनमें से कौन से रास्ते के अंदर जाऊँ
ये बोलते बोलते वो सामने चलने लगता है। तो वहाँ पास 2 और रास्ते आ जाते हैं, जिन्हें देखकर वो कहता है कि ज़रा देखो, यहाँ पास 2 रास्ते और आ चुके हैं। इस बात को बोलने के बाद योन अपना जो सिंथेसाइज़र है उसको एक्टिवेट कर लेता है एंड उन दोनों रास्तों को देखने लगता है। तो हमें दिखाया जाता है उन दोनों रास्ते में बहुत सारा माना दिख रहा होता है, जिसे देख करके जो हमारा योन है वो कहता है कि ज़रा देखो, ये जो दोनों रास्ते हैं वो एकदम ही रियल रास्ते हैं। तो आखिर में मैं इन दोनों में से कौन से रास्ते में जाऊँ, कौन सा रास्ता मेरे लिए ज़्यादा बेटर होगा। योन जैसे ही इस बात को बोल रहा होता है उसी बीच उसे कुछ चीज़ फील होता है, जिसे फील करके वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है एंड देन कहता है कि ज़रा देखो, जो लेफ्ट साइड वाला पाथ है उसके अंदर से मेरे को बहुत सारा विंड फील हो रहा है। क्या मुझे सही में जो लेफ्ट साइड वाला रास्ता है उसके अंदर चला जाना चाहिए? ये सोचने के बाद योन लेफ्ट साइड वाले रास्ते में चला जाता है। वो जैसे ही थोड़ा देर आगे बढ़ता है उसके बाद वहाँ पर रुक जाता है एंड देन कहता है कि ज़रा देखो, जैसे ही मैं इसके आगे बढ़ रहा हूँ ये जो सराउंडिंग का एरिया है वो पूरी तरीके से चेंज हो रहा है। मैं जैसे ही एक कदम बढ़ाता हूँ जो सराउंडिंग है वो वैसे ही चेंज हो जाता है। युवन के ऐसे बोलने के बाद हमें एक घर दिखाया जाता है जहाँ पर एक छोटा सा फायर जल रहा होता है। युवन जैसे ही उस घर को देखते हैं वो उस घर के अंदर चला जाता है। वो घर के अंदर जाने के बाद उसके सामने में एक बूढ़े को देख पाता है। वो बूढ़े को देखने के बाद अपने मन में सोचता है कि क्या वो स्टोरी सही है जिसके बारे में मैंने सुन रखा था। ये बोलने के बाद वो हमें एक स्टोरी के बारे में बताता है। वो बोलता है कि एंशिएंट टाइम में एक हाई रैंकर रहा करता था जो टावर के अंदर पहले रहता था, बट उसने उस टावर को छोड़ दिया एंड देन मरीन वर्ल्ड के अंदर आ गया एंड वहीं पर रहना स्टार्ट कर दिया। युवन इन सारी बातों को सोच ही रहा होता है कि उसी बीच जो बंदा रहता है वो हमारे युवन को देख कर कहता है कि यूआर, तो आखिर में तुम यहाँ पास आ गए। उसके ऐसा बोलने के बाद हमें उस बंदे का नाम बताया जाता है जो रहता है हेवनली डीमन। जैसे ही हमें इस बंदे का नाम बताया जाता है उससे ये तुरंत बाद हमारी युवन के पास एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें उसे बताया जाता है कि आपने जो हेवनली डीमन का फर्स्ट ट्रायल था उसे क्लियर कर लिया। इस नोटिफिकेशन के ख़त्म होते ही हमें हमारे युवान को दिखाया जाता है जो अपने मन में सोचने लगता है कि तो फाइनली मैंने जो बंदा था उसको ढूंढ ही लिया और जो फर्स्ट ट्रायल है उसे कंप्लीट कर ही लिया। युवान इन सारी बातों को सोच ही रहा होता है कि उसी बीच उसे हेवनली डीमन कहता है अब तुम यहाँ पास आ ही गए हो तो क्या मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूं, जिसे सुनकर के युवान हाँ बोल देता है एंड देन हेवनली डीमन आगे कहता है आखिर में तुम्हें ये बात कैसे पता चला कि मैं इस जगह पे हूँ। इसे सुनकर के युवान कहता है कि जब मैं इस बैरियर में एंटर किया था तब से मैंने एक बात नोटिस किया था कि कोई बंदा मेरे को यहाँ पास देख रहा है। इस बात को सुनने के बाद जो हेवनली डीमन रहता है वो कहता है कि ओह, तो ऐसी बात है, सही में तुम बहुत ज़्यादा टैलेंटेड बनते हो। एंड जरा देखो, एक ऐसा बंदा जो मेरे कल्ट के अंदर कभी नहीं है फिर भी उसने जो मेरा लोकेशन है उसे ढूंढ ही लिया। ये बोलने के बाद वो बंदा हमारी युवन की तरफ बहुत तगड़ा वाला अटैक कर देता है, जिसे देख करके युवन बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है एंड कुछ नहीं बोल पाता। वो बहुत ज़्यादा दूर जाकर गिरता है, पर उसी समय हमें हेवनली डीमन की आवाज़ सुनाई देती है जो हमारे युवन को चिल्ला कर कहता है कि तुम अब पास हो चुके हो। जिस बात को सुनने के बाद युवन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाता है, वहीं बस बैठ जाता है एंड बहुत ज़्यादा घबराते हुए कहता है कि जरा देखो उस बंदे की पावर कितनी ज़्यादा भयानक थी। उसने बस मेरे को ऊपर एक ही हिट किया और मैं कितने ज़्यादा दूर आकर गिरा एंड अगर मैं अब सामने देखूँ तो मुझे उसका घर दिखाई भी नहीं दे रहा। उसका जो घर है वो पूरी तरीके से गायब हो गया है। सही में ये जो बंदा है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। मेरे ख्याल से मैं उसकी जो एक्सपेक्टेशन है उससे पूरी तरह से खड़ा हुआ हूँ एंड इसीलिए शायद उसने मेरे को वापस नहीं मारा और यहाँ पर मुझे ज़िंदा छोड़ दिया। बट इन सब चीज़ों के बाद मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ और मेरे को यहाँ पर स्ट्रेच करना है। वो जैसे ही ऐसा बोलता है ये जो सीन है वहीं पर कट जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें युवान को दिखाया जाता है जो एक विलेज के अंदर आ जाता है। वो इस विलेज को देखने के बाद अपने मन में कहता है कि जरा देखो ये विलेज कितना ज़्यादा बढ़िया है, पर बाहर के जितने भी लोग हैं वो इस जगह को एक डिमन का घर कहते हैं एंड वो लोग ये भी कहते हैं कि ये जो माउंटेन है उसके चारों तरफ बस खून ही बहता रहता है एंड आसपास सारे जानवर बस मरते ही रहते हैं। युवा इन सारी बातों को सोच ही रहे होते हैं कि उसी बीच हमें वहाँ पास एक बंदे का आवाज़ सुनाई देता है जो जोर से चिल्ला कर कहता है कि वैंग जरा सामने देखो, ये तो वही बंदा है। उस बंदे के ऐसे कहने के बाद हमें वैंग को दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है एंड सामने देखते हुए कहता है कि आखिर में तुम यहाँ पास कर क्या रहे हो। हमें उसके सामने हमारे युवान को दिखाया जाता है जो वैंग की बातों को सुनने के बाद वैंग को तो कुछ नहीं कहता, बट अपने मन में कहने लगता है कि अगर मैंने इसको सच बता दिया कि मैं हेवनली डीमन से आमने सामने मिला था तो इस बात को सुनने के बाद ये जो बंदा है वो पूरी तरीके से पागल हो जाएगा एंड जो मेरी बात है उस पर विश्वास नहीं करेगा। ये सोच करके युवान वैंग को कह देता है कि मैं यहाँ पास बस चल कर आ गया। ये सुनने के बाद जो वैंग रहता है वो फिर भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है एंड देन कहता है कि हाँ, आखिर में तुम यहाँ पास चल कर कैसे आए। ये बोलने के बाद वैंग अपने मन में सोचने लगता है कि सही में मैं बहुत ज़्यादा शौक हूँ कि आखिर में ये बंदा इतना ज़्यादा फास्ट कैसे हो सकता है, ये हमारे ही विलेज में हमसे ही पहले आ गया। ये बात को सोच करके जो वैंग रहता है वो हमारे युवान को देखने लगता है एंड उसी बीच युवान उससे कहता है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं करता कि आखिर मैं यहाँ पास कैसे आया, बट इंपॉर्टेंट तो ये है कि मैंने इतने दूर से ट्रैवल किया है तो मैं पूरी तरीके से थक चुका हूँ। तो मेरे ख्याल से यहाँ पास कुछ ना कुछ फैसिलिटी तो होगी प्लेयर के आराम करने के लिए। इस बात को सुनने के बाद जो वैंग रहता है वो फिर से शौक हो जाता है एंड वहाँ पास वो कुछ नहीं बोल पाता, बट उसी बीच उसके पास एक बंदा आता है
जो वैंग से कहता है कि सर ये बिल्कुल भी सेंस नहीं बना रहा कि आखिर में ये जो बंदा है वो हमसे ही पहले हमारे विलेज में आ कैसे गया। इस बात को सुनने के बाद जो वैंग रहता है वो इसके रिप्लाई में कहता है कि सही बोलूँ तो मेरे को कि इसके बारे में नहीं पता, मैं यहाँ पास पिछले 50 सालों से रह रहा हूँ, फिर भी मेरे को इस विलेज के अंदर आने का इससे शॉर्ट रास्ता नहीं पता जिसके द्वारा मैं इस विलेज के अंदर बहुत जल्दी आ सकूँ। ये सोचने के बाद जो वैंग रहता है वो हमारे युवान की तरफ देखने लगता है एंड देन अपने मन में कहता है कि सही में अब मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ क्योंकि इस बंदे के बारे में पूरी तरीके से इन्फॉर्मेशन चाहिए और मेरे को जानना है ये जो बंदा है वो कितना ज़्यादा पावरफुल है। उसके ऐसे कहने के बाद ही ये जो सीन है वो यहीं पर कट जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें हमारे युवान को दिखाया जाता है जो आपस बात ले रहा होता है। वो बात लेते लेते अपने मन में सोचने लगता है कि अगर ये जो ट्रायल है वो थोड़ा सा और ईजी रहता तो सही में जो सारे बंदे हैं वो इसके अंदर आने का बहुत ज़्यादा ट्राई करते, क्योंकि इसका जो रिवार्ड है वो लिटरली बहुत ज़्यादा अमेजिंग है एंड मेरा यहाँ आने का एक बहुत बड़ा रीज़न है। ये बोलने के बाद युवान थोड़े पास्ट के सीन को याद करने लगता है जहाँ पर वो सारे गॉड्स के सामने बैठा रहता है एंड गॉड उससे बात कर रहे होते हैं। वो लोग बात करते हुए कहते हैं कि जब तुम पास्ट में चले जाओगे तब तुम 10th फ्लोर के अंदर जाना, क्योंकि वहाँ पर एक हेवनली डिमन डिवाइन नाम का एक कल्ट है, तुम्हें उसके अंदर जाना है और उसका जो ट्रायल है उसे कंप्लीट करना है। मुझे पता है उसका जो ट्रायल है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बट अगर तुम इस ट्रायल को कंप्लीट कर पाओ तो लिटरली तुम्हें उससे बहुत ही ज़्यादा खतरनाक रिवॉर्ड मिलेंगे। तो तुम ये बात याद रखना कि तुम्हें कुछ भी करके ये जो ट्रायल है उसे कंप्लीट करना है। एंड हाँ, वहाँ पास एक बंदा है उसका नाम है हेवनली डीमन, तो तुम उससे बच के रहना क्योंकि वो एक ऐसा बंदा है जिसके बारे में हमें भी उतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं पता है। जैसे ही एक गॉड ऐसा बोल देता है हमें एक और गॉड का आवाज़ सुनाई देता है जो कहता है कि अगर मैं मरी मरेलम के रिवॉर्ड की बात करूँ तो लिटरली वहाँ पास का जो रिवॉर्ड है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। अगर तुम लकी हुए तो तुम्हें एक एलेक्सियर भी मिल सकता है एंड क्या पता तुम एक सोशल लीडर बन जाओ। ये गॉड इन सारी बातों को बोल ही रहा होता है कि उसी बीच एक और गॉड उसके बीच में बोल देता है तुम इन सारी बातों को छोड़ो, तुम्हें पता है ना जो इसका रिवॉर्ड है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया है, बट इसका जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तुम्हें इसे जीतना बहुत ज़्यादा मुश्किल पड़ेगा, तो तुम अपना ख्याल रखना और थोड़ा बच के रहना। जैसे ही ये वाला गॉड हमारे युवान को इन सारी बातों के बारे में बताता है उसी बीच वहाँ पास एक और गॉड आ जाता है जो सबको बोलता है कि तुम सब लोग एक बात को बताना भूल गए, वो बात है कंपटीशन। वहाँ पास एक कंपटीशन भी होगा और तुम अगर उसमें जीत गए तो लिटरली तुम्हें और भी बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड मिलेंगे, तो तुम इस रिवॉर्ड को भी जीत जाना। जैसे ही ये गॉड ये वाली बात को बोलते हैं वापस हमें हमारे वूकॉन्ग को दिखाया जाता है जो इन सब बातों को सुन करके कहता है कि हाँ, आखिर में तुम लोग किस सब चीज़ों के बारे में बात कर रहे हो, मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता एंड मेरे अलावा इन सब चीज़ों के बारे में तुम लोग को कैसे पता। ये बोल करके वो बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगता है, जिसके जवाब में जो बाकी गॉड रहता है वो कह देते हैं कि तुम बहुत जल्दी जल्दी अपना लेवल बढ़ाना चाहते थे, इसीलिए तुमने बहुत ज़्यादा इजी टास्क चुने थे और बहुत जल्दी अपना जो फ्लोर था उसे अप किया था। ये सुनने के बाद जो वो कॉन्ग रहता है वो लिटरली बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगता है एंड इसी के साथ ये जो सीन है वो प्रेजेंट में आ जाता है। हमें हमारे युवान को दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा हंसने लगता है एंड कहता है कि मेरे को उन सारे गॉड्स के एक एक वर्ड याद है कि आखिर में उन्होंने मेरे से क्या क्या करने के लिए बोला था। ये बोलने के बाद जो युवान रहता है वो और भी ज़्यादा स्माइल करने लगता है। सो गाइस मैं यहाँ पर आपको बता दूँ जो युवान है वो पास्ट में आया था, उससे पहले उसने गॉड्स के साथ बहुत ज़्यादा लंबी बातें की थी, जिन सारी बातों में गॉड्स ने उसको जल्दी लेवल अप करने का तरीका बताए थे एंड कुछ कुछ टिप्स दिए थे जिसको युवान अभी फॉलो करके बहुत जल्दी जल्दी लेवल अप कर रहा है। सो गाइस इसी के साथ हम अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। इन सारी बातों को याद करने के बाद युवान अपना जो एग है उसको बाहर निकाल देता है। जैसे ही एग बाहर आता है युवान के पास दो नोटिफिकेशन आ जाते हैं। पहले नोटिफिकेशन में बताया जाता है कि जो एग है वो यहाँ पर सब गाना गा रहा है एंड देन सेकंड नोटिफिकेशन में बताया जाता है कि एग को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील हो रहा है। फिर हमें उसी समय एग को दिखाया जाता है जिसे देख करके जो युवान है वो कहता है कि सही में ये जो एग है वो आजकल अपना जो अपीयरेंस है उसको बहुत ज़्यादा शो कर रहा है। जब 1 महीने पहले मैंने उस मॉन्स्टर को मारा था एंड देन मैंने जो एग है उसने उस मॉन्स्टर को कंज्यूम किया था, उसके बाद इसका जो साइज़ है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है एंड अगर मैं इस बात को साइड भी रख लूँ फिर भी से ये जो एग है वो बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है एंड अगर मैं ये सोचूं जो ओरोची है वो लिटरली बहुत ज़्यादा पावरफुल था और उसने उसकी पूरी बॉडी को कंज्यूम कर लिया है, तो मेरे ख्याल से ये जो एग है वो एक आउटर गॉड का एग हो सकता है। आफ्टर ऑल जब इसने अपना अपीयरेंस शो किया था तो लिटरली इसके पास बहुत सारी आँखें और बहुत सारे दांत थे एंड इसका जो फॉर्म था वो स्टेबल नहीं था एंड मैं एक ऐसा बंदा हूँ जिसने सीधे सीधे आउटर गॉड के साथ फाइट लड़ी है, तो मेरे को पता है जो आउटर गॉड्स रहते हैं उनके पास कोई फिक्सेड फॉर्म नहीं रहता, तो इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा चिंतित हूँ कि आखिर में ये जो मेरे पास एग है वो एक आउटर गॉड का एग है क्या। एंड अगर ये एग आउटर गॉड का एग हुआ तो ये कैसे हो सकता है कि मैं अपने दुश्मन के साथ ही अपना हाथ मिला लूँ, तो क्या मेरे को इस एग को मार देना चाहिए या अपने पास रखना चाहिए। ये सोचने के बाद जो युवान रहता है वो बहुत ज़्यादा परेशान रहता है एंड देन उस एग को अपने हाथ में पकड़ता है एंड उसे देखते हुए उससे पूछता है कि क्या तुम सो रहे हो, जिसके जवाब में उधर से कुछ नहीं आता। जिसे देखने के बाद जो युवान रहता है वो अपने मन में सोचता है कि जरा देखो ये मेरे किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहा है या मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं देना चाहता। इस बात को सुनने के बाद जो एग रहता है वो अपना सिर हिला लेता है, जिसे देख करके जो युवान रहता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है
एंड कहता है कि जरा देखो तुम मेरे सारे क्वेश्चन को सुन रहे हो, फिर भी से तुम मुझे यहाँ पर इग्नोर कर रहे हो। ये बोलने के बाद युआन बहुत ज़्यादा गुस्से में उस एग को देखने लग जाता है। हमें एग में बहुत सारे डॉट्स भी दिखने लगते हैं, मतलब जो एग है वो वहाँ पर डर रहा होता है। फिर उसी बीच जो युआन है वो अपना मिडनाइट स्टील को अपने इन्वेंट्री से बाहर निकाल देता है एंड कहता है कि अब बहुत हुआ, मेरे को आगे जाकर कोई रिस्क नहीं लेना है, मैं तुम्हें आज यहाँ पर ख़त्म ही कर दूंगा। ये बोलने के बाद जो युआन है वो अपना शॉट को पूरी तरह से बाहर निकाल लेता है, जिसे देख करके जो एग रहता है वो बहुत ज़्यादा डरने लग जाता है। इसी बीच हमारे युआन के पास एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें युआन को बताया जाता है कि जो एग है वो बहुत ज़्यादा घबरा रहा है, बट युआन इस नोटिफिकेशन को इग्नोर करता है एंड एग के ऊपर स्लाइस कर देता है। बट जो एग है वो अपने इन्वेंट्री में वापस चल जाता है। जिसे देख करके युआन कहता है कि जरा देखो ये कितना ज़्यादा शातिर है। बट उसी बीच जो युआन है उसके पास एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें उसे बताया जाता है कि जो एग है वो आपसे बहुत ज़्यादा माफ़ी मांग रहा है। जिसे पढ़ने के बाद युआन कहता है कि जरा देखो ये जो एग है वो सही में बहुत ज़्यादा बेकार है, ये मेरे को अभी भी अपने ओनर के रूप में एक्सेप्ट नहीं किया है या मेरे को पहचान नहीं पा रहा है। और तो और मैंने इसके ऊपर अटैक भी किया, फिर भी इस एग ने मेरे ऊपर काउंटर अटैक नहीं किया। मतलब क्या ये मेरे ऊपर अटैक नहीं कर सकता या फिर ये किसी के ऊपर अटैक नहीं कर सकता। इन सारी बातों को बोलने के बाद जो युआन रहता है वो थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है एंड देन कहता है कि अभी के लिए मैं इस एग का कुछ भी नहीं कर सकता, तो मेरे को बस वेट करना है कि आखिर में इसके अंदर से क्या निकलेगा। वो जैसे ही ऐसा बोलता है हमें एक दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। जो युआन है वो फिर से नहा रहा होता है, वो अपना एग को वापस बाहर निकाल लेता है एंड एग से पूछता है कि क्या तुम्हें ये पसंद आ रहा है। एग इसके जवाब में अपना जो सिर है उसे हिला देता है। जिसे देख करके जो युआन है वो कहता है कि जरा देखो तुम कुछ दिनों से जो मेरी बातें हैं उसका रिप्लाई दे रहे हो एंड मेरे क्वेश्चन का आंसर भी दे रहे हो। युआन जैसे ही ऐसा बोलता है उसके पास एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें उसे बताया जाता है कि जो एग है उसको बहुत ज़्यादा नींद लग रही है, इसीलिए जो एग है वो वापस से सोने जा रहा है। एंड इसी के बाद जो एग है वो अपनी इन्वेंट्री में चला जाता है। जिसे देखने के बाद युआन एग से कहता है कि आखिर में तुम कितना ज़्यादा सोते हो, तुम पूरे महीने सोते रहते हो एंड पूरे दिन एंड पूरे रात को सोते रहते हो। युआन ये सारी बातें बोलने के बाद कुछ देर के लिए शांत हो जाता है एंड देन कहता है कि मुझे अब इन सारी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, मुझे अपने जो अभी काम है उस पर फोकस करना चाहिए। उसके ऐसे बोलने के साथ ही ये जो सीन है वहीं बस कट जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें हेवनली डीमन डिवाइन कल्ट के एक घर को दिखाया जाता है जिसके अंदर 4 लोग बैठ कर के बातें कर रहे होते हैं। उनमें से एक बंदा कहता है कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा अलग है क्योंकि यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ हुआ है। उस बंदे के ऐसे कहने के बाद हमें उस बंदे के बारे में बताया जाता है जो रहता है लॉर्ड ऑफ हेवन एंड इसका नाम है लॉर्ड स्पीयर। एंड इसी के साथ लॉर्ड स्पीयर अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि हमारे पास एक नया चैलेंजर आया है, वो भी 30 सालों के बाद। वो जैसे ही ऐसा बोलता है हमें उसके सामने एक बंदे को दिखाया जाता है जो गोल्डन कलर का कपड़ा पहन रहता है। फिर हमें उसके बारे में बताया जाता है जिसका नाम रहता है लॉर्ड डाओ। एंड इसके बाद हमें एक और बंदे को दिखाया जाता है जो लॉर्ड स्पीयर की बात को सुनने के बाद उससे कहता है कि तुम गलत हो, इसमें एग्जैक्ट 34 ईयर्स हो गए हैं कि कोई चैलेंजर हमारे पास नहीं आया है। वो जैसे ही ऐसा बोलता है हमें फिर इस बंदे के बारे में बताया जाता है जिसका नाम रहता है लॉर्ड फिस्ट। एंड देन जो लॉर्ड फिस्ट रहता है वो अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि क्या तुम लोग को पता है जो नया चैलेंजर आया है उसका नाम किम युआन है एंड वो एक आउटसाइडर है। जैसे ही लॉर्ड फिस्ट इस बात को कंप्लीट करते हैं उसी बीच हमें एक और बंदे को दिखाया जाता है जिसका नाम रहता है लॉर्ड सॉर्ड। वो कहता है कि मुझे उस बंदे के बारे में पूरी जानकारी चाहिए कि आखिर में वो बंदा किस टाइप का बंदा है। बात को सुनने के बाद जो लॉर्ड फिस्ट रहता है वो इसके रिप्लाई देते हुए कहता है कि मैंने इस बंदे के बारे में बहुत ज़्यादा बातें सुन रखी हैं, जैसे कि जब से इस बंदे ने टावर को क्लाइंब करना स्टार्ट किया है तब से इसने सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है एंड ये सभी फ्लोर के फर्स्ट रैंक पे आ चुका है। इस बात को सुनने के बाद जो लॉर्ड सॉर्ड रहता है वो कहता है कि मैं इस बात पर विश्वास कर ही नहीं सकता, आखिर में ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि कोई बंदा सारे रिकॉर्ड्स को ब्रेक कर दे। मेरे ख्याल से ये बस एक रूमर है जिसको फैलाया गया है। इस बात को सुनने के बाद जो लॉर्ड फिश रहते हैं वो उसका रिप्लाई देते हुए फिर कहता है कि नहीं, ये सारी बातें झूठ नहीं हैं, ये सारी बातों को टावर के रिकॉर्ड में सेट किया गया है एंड तुम्हें पता ही होगा जो टावर के रिकॉर्ड हैं वो कभी भी झूठ नहीं बोलते। तो मेरे ख्याल से अब हम इन सारी बातों को बात करके ख़त्म नहीं कर सकते, हमें उस बंदे से डाकर डायरेक्टली मिलना ही पड़ेगा। इस बात पे जितने भी सारे लॉर्ड्स रहते हैं वो सारे एग्री हो जाते हैं। तो उसी बीच जो लॉर्ड सॉर्ड रहता है वो लॉर्ड स्पीयर को बोलता है कि चलो जो अपना कार्यक्रम है उसे शुरू करो। ये सुनने के बाद जो लॉर्ड स्पीयर रहता है वो अपना हाथ आगे कर लेता है। जैसे ही वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है वहाँ पर बहुत सारे बंदे दौड़ते दौड़ते आने लगते हैं और उन चारों के सामने घुटने टेक देते हैं एंड चिल्लाने लगते हैं कि हॉनर, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हॉनर की बात है कि हम आपको देख पा रहे हैं। हमें दिखाया जाता है वहाँ पर बहुत सारे बंदे उन लोगों के सामने झुके रहते हैं, बट उसी बीच वो जो दरवाज़ा है वो खुल जाता है एंड वहाँ पर से युआन आने लगता है। जिसे देख करके जो लॉर्ड स्पीयर रहता है वो कहता है कि क्या ये जो बंदा है वो युआन है, जिसके जवाब में लॉर्ड फिस्ट कहता है कि हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि ये युआन है। जरा देखो ये जो बंदा है वो इतने सारे सोल्जर्स के सामने में खड़ा है एंड चलो तुम सोल्जर्स को छोड़ दो, ये बंदा हमारे सामने बिना नर्वस हुए खड़ा है, तो आखिर में ये एक चैम्प की खासियत है, इसीलिए मैं ये कन्फर्म हूँ कि ये युआन है।
उसके ऐसा बोलने के तुरंत बाद हमें हमारे युवन को दिखाया जाता है, जो इन सारे लॉर्ड्स को देखने के बाद कहता है कि जरा देखो, जो इस कल्ट के जितने भी लॉर्ड हैं वो मेरे सामने में खड़े हो गए हैं। अब मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ कि जो मेरा सेकंड ट्रायल है वो क्या होगा और उसके लिए मेरे को क्या रिवॉर्ड मिलेगा। ये बोलने के बाद जो युवन है वो आगे बढ़ने लगता है। युवन को आगे बढ़ते हुए देख करके जो लॉर्ड ऑफ स्वॉर्ड रहता है वो बाकी लॉर्ड से बात करते हुए कहता है कि जरा देखो, ये जो बंदा है वो यहाँ पास आ चुका है एंड वो हमारी तरफ अब आगे भी बढ़ रहा है। अगर तुमने जो मेरे को रूमर्स बताया है वो एकदम सही हुए तो ये बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ये जो बंदा है वो सेकंड ट्रायल को पास कर लेगा। ये बोलने के बाद जो लॉर्ड सॉल्ट रहते हैं वो थोड़ी देर के लिए शांत रहते हैं एंड उसके बाद फिर कहते हैं कि चलो तो हम बिना देर किए जो सेकंड ट्रायल है उसको स्टार्ट करते हैं। बट उसी बीच उनके सामने एक बंदा आ जाता है जो सारे लॉर्ड्स को देख कर कहते हैं कि लॉर्ड, आपने जैसे बोला ये जो बंदा है उसने जो हमारा फर्स्ट ट्रायल है उसको पास कर लिया है, तो अभी सेकंड ट्रायल में जाना चाहता है। तो इस हिसाब से मैं इसका एक टेस्ट लेना चाहता हूँ कि इसने सही में जो फर्स्ट ट्रायल है उसको पास किया है या फिर ये लक की बदौलत यहाँ पास आया है। इस बात को सुनने के बाद जो सारे लॉर्ड रहते हैं वो आपस में बात करने लगते हैं एंड देन हमें उसके बाद इस बंदे के बारे में बताया जाता है। इस बंदे का नाम रहता है चियोन। चियोन की बात को सुनने के बाद जो सारे लॉर्ड रहते हैं वो आपस में फैसला कर लेते हैं एंड कहते हैं कि हाँ, तुम इसका टेस्ट ले सकते हो चियोन। ये सुनने के बाद जो चियोन रहता है वो उन सबके सामने अपना सिर झुका लेता है एंड थैंक यू बोल देता है एंड फिर वो हमारे युवन की तरफ आगे बढ़ने लगता है एंड कहते हैं कि जरा देखो, ये जो बंदा है वो एक भी घबरा नहीं रहा, तो मेरे ख्याल से ये सही में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा। बट युवन इन सारी चीज़ों को देख करके जो लॉर्ड रहता है उसको कहता है कि आप ज़रा सुनिए, मेरे ख्याल से ये कोई डिवाइन कल्ट का ऑफिशियल फाइट नहीं है, तो शायद तक मेरे को इस फाइट के बदले में कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा एंड अगर मेरे को रिवॉर्ड नहीं मिलेगा तो मैं फाइट करने के लिए रेडी नहीं हूँ। इस बात को सुनने के बाद जो स्वॉर्ड लॉर्ड रहते हैं वो हमारे युवन से कह देते कि ठीक है, अगर तुम्हें इस फाइट के बदले में कोई रिवॉर्ड चाहिए तो मैं तुम्हें रिवॉर्ड दूंगा, और वो रिवॉर्ड है हमारी हेवनली डिवाइन कल्ट का एक मेडिसिन जिसका नाम है क्रिम्सन ब्लड पिल। क्या तुम इसे लेना चाहते हो? जैसे सुनने के बाद जो युवन है वो हाँ बोल देता है एंड इसी के साथ वो अपना मिडनाइट स्टील को बाहर निकाल देता है एंड देन फिर हमें उसके सामने उसी बंदे को दिखाया जाता है जो लिटरली अपने फुल पावर में आ जाता है एंड हमारे युवन की तरफ अटैक कर देता है। पर उसी समय हमारे युवन के पास एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें उसे बताया जाता है कि अगर आप इसको हरा देंगे तो आपको इसके लिए बहुत अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। एंड देन हमें क्रिम्सन रेड पिल के बारे में बताया जाता है। ये जो क्रिम्सन ब्लड पिल है वो बहुत ज़्यादा हाई ग्रेड की मेडिसिन है एंड इसका जो वैल्यू है वो भी बहुत ज़्यादा हाई है। सो हे भाई लोग, ये वीडियो बस यहीं तक था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर देना और एक कमेंट कर देना। एंड मेरे को पता है मैं बहुत ज़्यादा गाली खाने वाला काम कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक दिन वीडियो डालता हूँ फिर 4-5 दिन तक एब्सेंट हो जाता हूँ। सो गाइस, अब से ऐसा नहीं होगा। इस बार मेरा थोड़ा तबीयत ख़राब हो रखा था तो इसीलिए मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था, बट इस बार मैं एक तो एडिशनल वीडियो बनाकर रख लूँगा और जब मेरा तबीयत ख़राब होगा तो उसको अपलोड कर दूँगा। ये सिंपल है। तो इसी के साथ ये वीडियो को यहीं बस ख़त्म करते हैं। एंड अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख ही लिया है तो हैशटैग करके अपना नाम डाल देना जिससे मेरे को पता चल जाए कि आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख ही लिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। एंड हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर ही देना।